कार्बन में आप पढ़ते हैं एल्केन, और एल्काइन। अब आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड है उसको आप पहचानेंगे कैसे कि वो एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। कोई भी कंपोजिशन कंपाउंड लिख दिया उसको पहचानने के लिए बस इसका जनरल फॉर्मूला आपको बता देना, बस उसका एक एग्जांपल जितना आपको नीड है उतना ही बताएंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके में बहुत ज्यादा इंटरनल बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसका नाम है जनरल साइंस, इसीलिए जनरल साइंस। एल्केन में एक बॉन्ड होता है, कार्बन दो बॉन्ड। ये इसका तीनों का जनरल फॉर्मूला है, जैसे कि एल्केन का हो गया CnH2n+2, एल्केन का हो गया CnH2n, एल्काइन का हो गया CnH2n-2। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं C2H6। अब आपको ये पता करना है कि ये आपका एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। अब इसमें आप नोट करके देखें, अब यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 × 2 + 2, अगर ये कंपोजिशन आपका हो रहा है तो ये 6 हो रहा है, यहाँ पे C2H इक्वल टू जब 4 और 2 6, C2H6 आ गया। अब आप इन तीनों फार्मूलों में पुट करके देखेंगे, जैसे C2H6 मिल गया आपको, N इक्वल टू 2 आपको मिल गया। अब आप इन तीनों में पुट करके देख लीजिए, जिसमें से अगर वो बिल्कुल टैली कर रहा है तो वो समूह में चला जाएगा। जैसे अगर C2H6 हो रहा था तो आपका इस फॉर्मूले में सेट हो रहा था, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। और दूसरा जैसे C2H4 दे दिया, अब ये किस में जाएगा, एल्कीन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 है, ये 2 जो 4 है, इसका मतलब इसमें चला गया। और हमने दे दिया C2H2, दिस इज एल्काइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 है और ये 2 जो 4 और उसमें से माइनस हुआ कितना हुआ, 2, इसलिए ये किसमें चला गया, एल्काइन में, ठीक है। ये एथेन है, ये एथिक है, ये एल्काइन है, एल्काइन में आपका एसिटिलीन, ठीक है। सबका नाम है प्रॉपर, जब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो सबका नाम बताएंगे किस तरीके से निकालना। अभी आपको इसकी जरूरत नहीं, एक सीरियल से चलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, जो भी पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके फादर पता होने चाहिए। फादर ऑफ केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, ये 3 है आपके पास। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन ना करें, इसलिए इसको लिख लीजिए।
अब दूसरा सेगमेंट है आपका कि जो आपके अर्थ में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, यानी जिसके कंपाउंड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ऑक्सीजन के। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट क्या है, ऑक्सीजन। अगर आपकी बॉडी में पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एयर, नाइट्रोजन। इसका 4 सेगमेंट है, चारों आपको याद करके रखना है। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ, अगर मेटल पूछा जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एंड अगर मेटल पूछा जाएगा तो आपका एल्युमिनियम है। चारों क्वेश्चंस याद कर लीजिए पहले। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। Most abundant element in the air, nitrogen. Most abundant metal in the earth crust, aluminium. चार हो गए। और पूछा जाए हार्डेस्ट नोन सबस्टेंस, हार्डेस्ट यानी सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, डायमंड। डायमंड ये किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का, ठीक है। ये भी याद करना है इसके साथ कि डायमंड क्या है आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन का। और अगर पूछा जाए हैवीएस्ट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हैवीएस्ट, हार्डेस्ट अलग चीज है, हैवीएस्ट अलग चीज है। अगर हार्डेस्ट पूछा जा रहा है आपसे यानी सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, तो डायमंड हो गया। हैवीएस्ट यानी सबसे भारी, यूरेनियम। अब यूरेनियम आपसे पूछ लिया जाए कि किस ब्लॉक का है, तो एम ब्लॉक। किस ब्लॉक का है, एम ब्लॉक, ठीक है। अगर हम जो हमारे इस पूरे अर्थ में पाया जा रहा है, जैसे मेटल पाया जा रहा है, ये जितना भी दिख रहा है आपको ये क्या है, मेटल है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन तो सेट कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हम देखते हुए किसी भी चीज को कैसे अलग कर सकते हैं, यानी हम फिजिकली उसे देख के करें। तो हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेटल के 3 स्टेट आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसका मतलब अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप बात करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे ही आपका अगर केमिकल में आप करेंगे क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब आपका एलिमेंट आपको पता ही है, जब पूरा एलिमेंट आप पढ़ेंगे कि आपके 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, टी, डी, एफ। अब उसमें बात करेंगे जब तो मेटल की, नॉन मेटल की और मेटलाइट की 3 नेचर होंगे उसमें, तो वो बात बाद में करेंगे कि आपका ज्यादातर 80% जो आपका है एलिमेंट वो सब क्या है, मेटल। अब मेटल आपका 80% मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल। मैलिएबल डक्टाइल क्या है, मैलिएबल डक्टाइल का मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज खींचना चाहें कम से कम खींच जाए, और अगर उसे पीट रहे हैं तो उसमें फैलने की टेंडेंसी हो, तो ये किसमें होती है, आपकी मेटल में होती है। अब मेटल में आप ये मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अगर तीनों में कंपेयर किया जाए मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट, तो सबसे अच्छा किसका होता है, मेटल का होता है। ऐसे ही आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा हैवी वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यही सब सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये मेटल की प्रॉपर्टी है पूरी, तो एलिमेंट्स में आपका ये तीनों जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल और मेटलाइट कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं, 4 ब्लॉक मैंने आपको बताए पीरियोडिक टेबल, एस, पी, डी और एफ। नॉन मेटल और मेटलाइट कौन से ब्लॉक में जा रहे हैं,
बी ब्लॉक में, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बी ब्लॉक में आपका जितना मेटालाइट और नॉन मेटल है ये सारे किस में जा रहे हैं आपका बी ब्लॉक में। और मोस्टली क्योंकि 80% आपका मेटल है तो आप जितना देखेंगे जैसे एफ ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया ये और डी ब्लॉक हो गया, ये मोस्टली आपके क्या है मेटल्स हैं। बस एक मेटल ऐसा है जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता, कौन सा? पारा, मरकरी, ठीक है। और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में नहीं होता? मेटल तो बता दिया, नॉन मेटल ब्रोमीन। जिसको नहीं आता लिखते जाइए तुरंत, ये स्पेशली आप दिखाएंगे नहीं फिर से। जो पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जानते तुरंत कलम चलाइए और लिख लीजिए। हिस्ट्री की तरह दिखाने का काम नहीं है, नहीं तो दिखाते ही रह जाएगा, ठीक है। मेटल आपका जो लिक्विड स्टेट में है मरकरी हो गया, नॉन मेटल ब्रोमीन हो गया। ये दोनों पॉइंट एक साथ ऐसे लर्न करके रखना है। और रही बात कंपाउंड की, कंपाउंड आपके दो तरह के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दो तरह के कंपाउंड अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंटल स्टडी पूरी करते हैं वो किसमें करते हैं इनऑर्गेनिक में, और जो हाइड्रोकार्बन्स के पूरे कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक में। तो दो तरह के आपके कंपाउंड्स हो गए। और मिक्सचर में आपका होता है होमोजेनियस हेट्रोजेनियस। अब होमो मतलब ही होता है कहीं भी वर्ड अगर होमो लिखा है तो होमो में सेम, चाहे कहीं भी मिल जाए आपको, बायो में मिल जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री जहां भी मिल जाए, होमो में सेम, हेट्रो में डिफरेंट। यानी जो इसमें होमोजेनियस में होगा तीनों स्टेट सेम होगी, या तो वो तीनों सॉलिड स्टेट में होंगे, या तो लिक्विड में होंगे, या तो गैस में होंगे, तीनों सेम स्टेट में होंगे। हेट्रो में मोर देन वन स्टेट होगी, एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, या एक गैस हो सकता है, मोर देन वन, ठीक है। इस तरह से आपके मिक्सचर में होमोजेनियस हो गया और हेट्रोजेनियस। ये क्लासिफिकेशन हो गया कि जो भी आपके यूनिवर्स में चीजें दिख रही हैं, जो भी दिख रहा सारा मैटर है। अभी मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन इसी पे डिपेंड करता है, सारा कुछ इसी में आएगा। जैसे हम लोग आते हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक के पार्ट में आते हैं, पूरा जो है सारा इनऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक, हम लोग ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम डाल दीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज आपका चैप्टर शुरू होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो बेसिक हो गया कि मतलब क्या है बाहर, लेकिन आपका जो मेन टॉपिक शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अच्छा छोटा सा क्वेश्चन बता, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। विटामिन B12 में कोबाल्ट। ये तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर लेवल पे पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हीमोग्लोबिन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एलिमेंट है, देन आयरन। आयरन का जिसको सिंपल नहीं याद है लिख लीजिए Fe। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg। विटामिन B12 में कोबाल्ट CO। विटामिन B12 एटॉमिक स्ट्रक्चर समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे एटम क्या है। एटम और न्यूक्लियस, सबसे इनिशियल इसका ये है कि एटम क्या हुआ है और न्यूक्लियस क्या है, ये दोनों चीज हम पहले समझ लेते हैं। एटम क्या है आपका? एटम आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है कि इसे हम फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिविजुअल है।
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछी जाए तो क्या है आपकी एटम, ठीक है। और इसके बाद जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया और 1803 से लेकर 1808 तक एटॉमिक थ्योरी थी। किसने दी सबसे पहले? जॉन डाल्टन। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी है जॉन डाल्टन ने। ये 1803 से 1808 तक इन्होंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया। तब जाके इनिशियल जो सबसे पहले थ्योरी दी गई वो किसने दी? जॉन डाल्टन ने। भाई ईयर ये था। इसके बाद 1833 में माइकल फैराडे ने क्या बताया? इन्होंने तो बता दिया ये एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ रखा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पढ़ रखा है, ये किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। तो ये सबसे पहले वर्क हुआ था। फिर 1833 में माइकल फैराडे ने बताया कि जो है मैटर और इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैटर है, इनके बीच में एक रिलेशन है। यानी जो रिलेशन बताया मैटर और इलेक्ट्रिसिटी। आपसे क्वेश्चन छोटे छोटे ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जैसे रिलेशन बिटवीन द मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी किसने दिया, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। और अगर ये पूछ लिया तो ये, इसमें जितने की चीजें खोजी गई हैं सबको आप स्टेप बाय स्टेप एक जगह लिखिए। और अगर ईयर उसका मिल जाता है तो ईयर भी आपको लर्न करते रहना है। आपसे क्वेश्चन इसी टाइप के इसमें पूछे जाएंगे। ये हो गया रिलेशन, इन्होंने बता दिया। तब जाके समझना यही से क्लू डेवलप हुआ कि ये जो एटम है, ये एटम आपका इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, वो और भी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यहाँ से क्लू उसका डेवलप हुआ। फिर इसके बाद बताया गया कि ये जो एटम है, एटम में क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज रखता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज रखने की बात किसने बताई? स्टोनी। ये भी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि ये जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है। कुछ ना कुछ ये इनिशियल है। इसके बाद इसमें आज के 100 साल पहले फिर कुछ काम हुआ। जैसे ये तो पुराना वर्क हो गया, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी, एटम और न्यूक्लियस सब कैसे ड्राइव हुआ, ये सारा इनिशियल। इसके बाद आज के 100 साल पहले एक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी की फिर से मॉडर्न थ्योरी आई। वो किसने दिया? जे थॉमसन और रदरफोर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया? जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड। जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड ने आज से लगभग 100 साल पहले इन्होंने एक फाउंडेशन रखा कि आपकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी डेवलप एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसे एटॉमिक थ्योरी आप समझ पूछा जाएगा तो आप जॉन डाल्टन लगाएंगे, लेकिन अगर मॉडर्न वर्ड जुड़ गया तो आप क्या लगाएंगे? जे थॉमसन और रदरफोर्ड। मॉडर्न थॉमसन यानी इन्होंने नया जो लेआउट है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये दिया था। इन लोगों ओल्ड कॉन्सेप्ट बिल्कुल पहला वाला दिया था जॉन डाल्टन। एक इनिशियल चीज उन्होंने बताई। अब ये जो इन्होंने बताया है इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका बना हुआ है एटम, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो उसमें आपके कई सारे पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। इतने सारे पार्टिकल्स आपके इन्होंने बताया कि इतने पार्टिकल्स होंगे। इसमें से 3 को चूज किया गया फंडामेंटल पार्टिकल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं
तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों आपके फंडामेंटल पार्टिकल। पार्टिकल तो इतने निकल के आए लेकिन उसमें से फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाए तो आप उसमें से चूज कर सकें कि आपके फंडामेंटल वाले कौन से हैं। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? एक कंपैरेटिव स्टडी में तीनों की बता रही हूँ कि जैसे इसका मास हो गया, चार्ज हो गया, डिस्कवरी हो गया, इसका चार्जेस हो गया, सबका एक चार्ट के रूप में लिख लीजिए, इससे आपको जान पड़ेगा। प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। अब इसका नोटेशन -1 E नॉट, इसका 1H1 या 1P1, इसका 0 and 1। इसके मास की बात की जाए आपको ये देख लेना है कि ग्राम में दिया है या किलोग्राम में दिया। कई उसमें किलोग्राम में भी रहता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने यहाँ पे ग्राम में लिखा, ठीक है। ये इनका इलेक्ट्रॉन का मास इतना हो गया, प्रोटॉन का ये है और न्यूट्रॉन का मास ये है। अब अगर AMU में निकाला जाए, ये तो आपका ग्राम में होगा, AMU में अगर हम निकालते हैं then this is अगर AMU का रिलेशन देखा जाए 1 AMU इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻24 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट, AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10⁻24 ग्राम। ये सबका आपको याद होना चाहिए कि किसका मास कितना है, किसका चार्ज कितना है। अब इसके बाद चार्ज देख लेते हैं। यानी आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज कर सकता है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसका मास होता है लेकिन वो चार्जलेस होता है? कौन सा निकल के आएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। डिस्कवरी आपको पता ही होगी किसने किसको डिस्कवर किया है। अब इनकी डिस्कवरी में कभी-कभी एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी भी कहाँ से हुई। बस इसमें क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से हुई। जब कैथोड रे की डिस्कवरी हो रही थी उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, और जब पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी हुई यानी उसका जब एक्सपेरिमेंट हुआ उसी से जनरेट हुआ कि आपका ये प्रोटॉन कैसे हो रहा, और जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई तो वहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ये तीनों लाइनें आपको याद होनी चाहिए। शॉर्ट में बस इसका बता दे रहे हैं आपको। कैथोड
ये आपका क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है। जब भी हम किसी की भी खोज करते हैं तो हम किसमें करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट, ज्यादातर डिस्चार्ज ट्यूब में। डिस्चार्ज ट्यूब कितना है 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर का हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज किए, इधर एनोड इधर कैथोड, और इसमें जो प्रेशर हमने यूज किया बहुत ही लो प्रेशर यूज किया, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इतना लो प्रेशर इसलिए यूज किया गया है कि इसको एयरलेस बनाया गया है। इसमें एयर हमें जब हटानी होती है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को एकदम लो कर देते हैं, तो यहाँ से एयर हमारी इस वजह से निकल गई। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पास आउट करते हैं, लगभग 10,000 या उससे भी ज्यादा। और जब हम इतना 10,000 वोल्ट पास कर रहे हैं तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, हमें क्या माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना पड़ेगा, इससे कुछ रेज निकल रही हैं। हम देख रहे हैं कि निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ रेज जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये रेज क्या है, कैथोड रे, इन्हीं को क्या कहा गया, कैथोड रे। और जब ये कैथोड रे आपकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल दोनों में जो है बिहेव अच्छा शो करती है, वहां पे देखा गया है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, उधर मूव कर गई, वहीं से उसका नेचर पता चला कि ये जो आपका मूव कर रहा है ये निगेटिव होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, निगेटिव। वहीं से कंक्लूड किया गया कि इसमें जो निकल रहा है वो क्या है, आपका निगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इसका शॉर्ट में मैं बता दिया किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, आपकी कैथोड रे से ही डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की हुई थी। ऐसे ही जब पॉजिटिव रेस का एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहां से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन की जब अल्फा पार्टिकल्स की कंपार्टिंग कराई गई वैरेडियम पे, तो फिर वहां से आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बस उसमें इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है कि तीनों की डिस्कवरी कहां से हुई, बस यहाँ का पॉइंट यही है। बाकी ये इंटरनल कोई नहीं पूछेगा, इसलिए बस एक का बता दिया बस। ये जनरेट हुआ था आपका कैथोड से, इसीलिए निगेटिव टर्मिनल को हमने क्या कहा, कैथोड कहा, क्योंकि ये कहां से मूव कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, निगेटिव से निकल रहा था, इसीलिए निगेटिव इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया, कैथोड, और जो रेस निकली उसको भी नाम दिया कैथोड रेस, इसीलिए इसका नाम हुआ कैथोड रेस। कोई भी अगर आपका सिंबल लिखा होता है, सिंबल पे जो नीचे लिखा होता है और जो ऊपर लिखा होता है, हम इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपका जो नीचे जेड लिखा हुआ है, जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ए क्या है आपका, एटॉमिक मास। कोई भी आपका सिंबल दिया होगा एलिमेंट का, तो जो नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा वो होगा आपका एटॉमिक नंबर, यही आपका प्रोटॉन नंबर है, और जो ऊपर लिखा होगा वो क्या है, एटॉमिक मास। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होता है, जितना प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों का आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस जेड। इसका मतलब है कि अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे लेते हैं, ये क्या है, ठीक है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और मास नंबर 23। अब यहाँ से पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे,
नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा, तो कितना हो गया 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। तब हम 23 से 11 माइनस करें, छोटी चीज है लेकिन गलत कर देते हैं इसलिए बता रहे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा तो हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। ये तो हो गया। अगर हम इसमें आयन में चेंज करते हैं इसको, मान लो ये आयन में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, ठीक है, तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, ठीक है। प्रोटॉन चेंज नहीं होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन है जैसे ये 11th हाउस कंडीशन है, तो अगर कितना भी पॉजिटिव होता है हम उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जब निकालेंगे तो जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, अगर यहाँ पे प्लस है यानी उसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं माइनस। प्लस चार्ज तभी आता है जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस आ गया तो इसलिए हमने 11 माइनस 1 किया, 10 10, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका 11 ही रहेगा। एक एग्जांपल अब आप लोग करिए, ये क्या है, ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका 20 हो गया, प्रोटॉन 20 और न्यूट्रॉन 40 माइनस 20 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके पास 20 था पहले, अब इसने क्या किया, 2 डोनेट कर दिया, तो आपने 2 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 18। और प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन सेम, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन पे आपने वैरी करना है बस। अब 3 वर्ड आते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसो। कहाँ से पूरे में से, उसमें चेंजेस नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। अगर ये नेगेटिव हो तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, Cl माइनस, ये क्या है फ्लोरीन, ठीक है, ये नेगेटिव वाले रहे। अब यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, ये 18, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके पास 17 था, एक क्या किया इसने दे दिया। जब भी माइनस होगा तो हम ऐड करेंगे और प्लस होगा तो माइनस करेंगे। प्लस मतलब होता है, प्लस तभी चार्ज आता है जब वो उतने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट का मतलब होता है देना, किसी को हम दे देते हैं, तो जब अगर किसी को हमने दे दिया तो हमारे पास बचा नहीं वो, तो जितना प्लस रहेगा उतना हम माइनस कर देंगे। जैसे 20 रुपए है, मान लो हमने 10 रुपए डोनेट कर दिए तो 10 ही तो बचेंगे हमारे पास, 10 तो चला गया। उसी तरह से समझ लो इसको। और जब हमने माइनस, माइनस का मतलब है कि ले लिया, मान लो 20 रुपए हैं, हमने किसी से 2 रुपए ले लिए तो हमारे पास 22 हो गए ना, 2 तो आ गए। ऐसे ही इसको समझना है, माइनस मतलब देना, प्लस मतलब देना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उतने जितने भी चार्जेस माइनस रहेंगे उतने क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह। अब आपके 3 वर्ड हैं, आइसोट्रोप, आइसोबार, ठीक है, और आइसोटोन्स। तीनों को समझो।
आइसोटोप्स आइसो आइसो इसको तो आप लोग समस्थानिक, समकालिक और जब हम इसको समन्यूट्रॉनिक, ठीक है, हिंदी में समस्थानिक, समकालिक और समन्यूट्रॉनिक, ये तीन वर्ड, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बराबर हो, यही समझ लो, न्यूट्रॉन बराबर। आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या होगा? अब इन तीनों में आपका दो चीज है, एक तो एटॉमिक नंबर है और एक है एटॉमिक मास। बस इन तीनों में यही वैरी करेगा और एक कांस्टेंट रहेगा। अब किसमें क्या वैरी करता है, किसमें क्या कांस्टेंट रहता है, ये आपको रख करके रखना है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसको कि सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर आपका सेम हो जाएगा और एटॉमिक मास आपका डिफरेंट हो जाएगा। और जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अब इसमें अगर ये सेम हो गया तो इसका मतलब जितने भी आपके आइसोटोप्स होंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ये क्वेश्चन यहाँ से नया पूछा जा सकता है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है या फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब आप इस तरह से कोरिलेट करके याद कर लो कि जब एटॉमिक नंबर सेम होता है वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर आपका सेम है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देके आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस भी केसेस में दे दे, जैसे x y z करके दे दे, तीन आपको दे दिया, मान लीजिए x y z तीन दे दिए, और यहाँ पे a लिख के, यहाँ भी a, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c करके, यहाँ d करके, मान लो ऐसा अननोन सा दे दिया जो कि नहीं पता है, तो आपको क्या समझना है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। किस तरह से हमें याद करके उसको रखना है। आइसोबारिक में क्या होगा? सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो सेम क्या होगा? एटॉमिक मास, आपका एटॉमिक मास सेम। यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? पोटेशियम, ये क्या है? कैल्शियम, ये स्कैंडियम। ये आपका किस ब्लॉक का है? ये दोनों किस ब्लॉक के? एस ब्लॉक। अभी जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो पूरा शॉर्ट में बता देंगे, याद रखने का तरीका भी बता देंगे, एक बार शॉर्ट में याद रखिए थोड़ा सा। और स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक का है, ठीक है, कौन सा किस ब्लॉक का है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है आपका और मास नंबर सब में सेम है। तो ये अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब आपका ये अगर सेम होगा तो क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा? आइसोटोन्स यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें सेम होंगे। अगर कोई
एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है इसमें आपका ऑक्सीजन का है और कार्बन और ऑक्सीजन का हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए कितने आ रहे हैं दोनों केसेस में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितने आ रहे हैं, 8, यहाँ पे 8, यानी इस केसेस में क्या होगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। और यहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफर करेंगे, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर और ये जो है मास नंबर दोनों वेरी करता है, इसलिए इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों वेरी कर जाता है। और एक नया क्वेश्चन और राइज हो रहा है इस समय पे, इन तीनों के अलावा आइसोटोपर्स, ये तीन तो सबने पढ़ ली है सब जगह। अब ये नया आ रहा है कि आइसोटोपर्स क्या होता है। N-P, N-P आपका क्या है, जितने भी न्यूट्रॉन निकलेंगे उसको प्रोटॉन से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर आप जितना भी दिया रहेगा, मान लो 1 2 3 दे दी, तो वहां पे जैसे ये x दे दिया, ये y दे दिया, इसको a कर दिया, इसको b कर दिया, यहाँ c यहाँ d कर दिया। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, p माइनस a, और उसको प्रोटॉन से माइनस कर देना है, यानी माइनस a। कोई नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो, ये एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि आपके पास इसको निकालने के लिए, जैसे आपके पास 2 एलिमेंट ये दे दिए, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे, ये हो गया b माइनस a, और आप फिर से प्रोटॉन नंबर को माइनस कर देंगे, माइनस a। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो d माइनस c, और फिर प्रोटॉन माइनस करेंगे यानी माइनस c। अब इसका कैलकुलेशन क्या कह रहा है, इसका कैलकुलेशन कह रहा है तो b माइनस 2a इक्वल टू d माइनस 2c। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स। कहने का मतलब ये है कि जब इधर और इधर आपका जो नंबर ऑफ n माइनस p होगा, अगर वो इक्वल आ गया तो देन दिस इज आइसोटोप। ठीक है, तो एग्जांपल दिया होगा तो इसके आप निकाल देंगे, हमने फाइनल बनाया इस तरीके से निकाल देंगे। इसके और एग्जांपल्स आप ढूंढ के लिख लीजिएगा कि आइसोटोप्स में कौन सा जा रहा है, आइसोटोप्स में कौन सा जा रहा है। कम से कम 5-6 एग्जांपल सबके लिख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, क्या ये होता है, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये सब सुना है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या होता है, ये आइसोटोप्स का एग्जांपल 1h1 1h2 और 1h3। ये जो है आप लिख के इसको लर्न कर लीजिए। सारे एग्जांपल जब छान के आप थोड़ा लिखेंगे तो सारे आ जाएंगे, उसको लर्न करके भी रखना, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए रदरफोर्ड मॉडल, न्यूक्लियस की खोज कैसे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या है, रदरफोर्ड मॉडल। पूछा जाता है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो किया गया
अब आपका इसमें जो है इसको समझने के आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन कैसा दिखाई देता है? पहले तो गोल गोल दिखाई देता है, ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा पूरा रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है। बीच बीच में काले काले बीज दिखाई दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है क्या? इसमें आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब शांत हो जाओ, आ जाओ, खाने में चले जाओ। अभी तो गर्मी आ गया तो खाना हो जाएगा, अभी मिलेगा। इसको कुछ इस तरह से समझाया गया है कि जो आपका वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है, वो जो आपका पूरा रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, वो क्या है आपका पॉजिटिव सेगमेंट, यानी जो आपका एटम है उसमें जो पॉजिटिव है वो पूरा स्टैंडर्ड है आपका, जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है। और जो आपका बीज दिखाई दे रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है? एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह, इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब एटम को न्यूट्रल बना रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एटम हमेशा आपका न्यूट्रल इस तरह से बनता है। और एक चीज और पूछी जाती है प्लम पुडिंग मॉडल, इसको क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग का मतलब ये हो रहा है कि जैसे पुडिंग मतलब यहाँ इमेजिन किया जा रहा है कि लड्डू, जैसे लड्डू खाते हैं ना तो बीच बीच में मेवे दिखाई देते हैं, पूरे में नहीं दिखाई देते हैं, बीच बीच में दिखाई देते हैं। तो जो आपका रेजिन है, रेजिन आपका जो खाते हैं ना किशमिश वगैरह, तो उसको इमेजिन किया गया है कि वो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसको इमेजिन किया गया इलेक्ट्रॉन से, और पूरा आपका पुडिंग यानी लड्डू है आपका, वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, बीच में जो रेजिन है ये दोनों मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। पूरा बकायदा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, इससे इसको रिजेंबल किया गया है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश जे.जे. थॉमसन ने पहला किया था, उन्होंने कुछ ऐसा समझाने की कोशिश की थी। उन्हें नहीं पता था कि किस तरीके से है, पहली बार उन्होंने इस तरह से इसको बताया, इससे कंपेयर कर। अब फिर उसके बाद जो है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई गई गोल्ड फॉइल पे। तो किस तरह से कराई गई? उसी से खोज हुई आपकी न्यूक्लियस, जब स्कैटरिंग कराई गई तब। अब स्कैटरिंग में आपका यहाँ पे क्या किया गया? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एग्जांपल दिए लाइक जैसे एग्जांपल पोलोनियम का ले लीजिए, यहाँ पे लगा दी लेड की प्लेट, फिर इन्होंने यहाँ गोल्ड फॉइल लगा दी और यहाँ पे लगा दिया ये मूवेबल स्क्रीन। अब ये जो मूवेबल स्क्रीन है आपकी किसकी है? जिंक सल्फाइड Zn+। अब जैसे इसको पूछ दिया आपने कि मूवेबल स्क्रीन जो लगाई गई किसकी है, तो जिंक सल्फाइड, उसके फॉर्मूले 4 लगे दे दिए, तो आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और इसमें अल्फा पार्टिकल की बॉन्डिंग किसमें कराई गई है? गोल्ड फॉइल। इसमें गोल्ड फॉइल भी ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, ये सारा ले सकते हैं। उसका थिकनेस कितना है? 0.004 सेंटीमीटर। जो गोल्ड फॉइल दिया है वो 0.004 सेंटीमीटर है। जब अल्फा पार्टिकल की बॉन्डिंग कराई गई तो ये जब गोल्ड फॉइल से टकराया तो उस पे एकदम सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल्स, बिल्कुल भी डेविएशन नहीं हुई। तो कुछ में क्या होगा? पूरी तरह से डेविएट हो गया, ठीक है। अब इसमें
नहीं हुआ, और कुछ में डेविएशन स्लाइड हुआ, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि बिल्कुल आए और उसी 180 डिग्री पे रिटर्न चले गए, रिक्वायर हो गए। तो यानी आपके जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई वो तीन तरह से हुई। पहला 99% जो पार्टिकल्स थे आपके स्ट्रेट चले गए। इन तीनों से ही कंक्लूजन, तीनों का कंक्लूजन है कि ऐसा क्यों हुआ। पहला ये हुआ। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स आपके कुछ एंगल से डेविएट हुए। थर्ड, जो कि पूरी तरह से रिक्वायर हो गए, यानी पूरी तरह से डिफरेंट हो गए, सबसे ज्यादा डेविएशन उनमें हुआ। अब इससे कंक्लूजन क्या हुआ, इसका मतलब है कि सीधे निकल गए, इसका मतलब उनके पास कुछ भी उन्हें रोकने वाला नहीं था, तभी सीधे निकल गए वो। और जो कुछ डेविएट हुए, इसका मतलब कुछ रोकने वाला था उन्हें। ऐसे इमेजिन करो जैसे न्यूक्लियस ही हो गया, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, इस तरह से मान लो ये है, जैसे मान लो कि ये आपका न्यूक्लियस, ये एटम, ठीक है। अब आपका न्यूक्लियस इसमें छोटा सा है, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जो अल्फा पार्टिकल ये ज्यादातर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हॉलो कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हॉलो, जितना ये स्पेस होता है ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर हॉलो स्पेस। तो ये जो है यहाँ से आए, ये सीधे निकल गए, इसे कोई रोकने वाला नहीं था। जब ज्यादातर खाली है तो जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सीधे निकल जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स आपके ऐसे होंगे जो इससे इस तरह से टकराए होंगे, स्लाइड डेविएशन हो गया, और कुछ बहुत छोटा है इसलिए कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो ऐसे आए होंगे, पूरी तरह टकरा के वापस चले गए, कुछ के साथ ये हुआ। तो ये जो आपका है ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो आपका क्या है पूरा एटम, यानी एटम में न्यूक्लियस आपका सेंटर में छोटा सा पार्ट है, इसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके ऑर्बिट में भारत राउंड लगा। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन पहले से ये कंक्लूड हो रहा है कि इसका मतलब ये ज्यादातर पार्ट है इसका वो क्या है, खाली है। पहला ज्यादातर पार्ट एटम का क्या है, खाली है, पहले से कंक्लूजन ये हो रहा है। तो आपके 99% अल्फा पार्टिकल्स पूरी तरह से सीधे निकल रहा है, और जो कुछ डेविएट हो रहे हैं इसका मतलब सॉलिड मास थोड़ा सा है, और जो भी पर्टिकुलर उसी में आपके पूरी तरह से रिक्वायर होता है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो रिजिड है, बहुत ज्यादा रिजिड है, इसमें कुछ नहीं हुआ, वो वैसे ही वापस हो गया। इन तीनों से ये कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है। ये क्या है आपका स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू थिन कॉइल, ये आपका एक्सपेरिमेंट पूरा ये है, इसी से आपकी खोज हुई थी न्यूक्लियस। अब जब इसके आगे जितना पढ़ेंगे तो हम यही पढ़ेंगे कि आपका न्यूक्लियस में उसके बाद क्या हो। जैसे इतना तो आप समझ गए, अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी आप समझ गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करता है, अंदर रहता है, वो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड करता है। अब इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस और ये न्यूट्रॉन, इसके बीच में जो अट्रैक्शन कॉज होता है, यही क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। बैलेंस कैसे, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और जो इनके बीच में अट्रैक्शन है न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, यही इसका बीच का जो अट्रैक्शन है ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस करता है। लेकिन ये भी पूरी तरह से थ्योरी फुलफिल नहीं हो पाई थी, कुछ कमियां इसमें भी थी। क्या क्या थी, ये जब इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे तब आगे जो है एक दो थ्योरीज और हैं, इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज, जब अभी एक क्लास और हो जाएगी तो पॉइंट वाइज हम करेंगे इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि आपको पूरा थ्योरी याद नहीं कर पाएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर पाएंगे कि किस थ्योरी से क्या है। लेकिन मान लो हम डायरेक्ट दिखा देंगे तो भी तो समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो हमें बता दिया कि अच्छा यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे, फिर वो चीजें उतनी याद आपको नहीं रहेंगी। तो थोड़ा सा आज फर्स्ट दिखाई चीजें थोड़ा लग रहा होगा कि क्या कर रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या, ये तो बिल्कुल आउटलाइन है, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्या दिखाने की जरूरत है, क्या क्या लग रहा है, दिखाने की जरूरत है पॉइंट वाइज। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग रीड कर लेंगे एक बार कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको नहीं याद होगा वो उसको नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा रुक के 1 मिनट उसको रिवाइज करेंगे, लगभग 60-70 पॉइंट जैसे चैप्टर से
ये कितना होता है 10 की पावर -12 से 10 पावर -13 सेंटीमीटर। माइनस के उल्टा होता है, जो ज्यादा दिखता है वो कम होता है, कम वाला ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका डायमीटर। या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में डायमीटर, तो आपका अगर हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस अपॉन कर दीजिए 10 पावर -8 10 पावर -13 कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 प्लस 13, यानी दोनों में क्या रिलेशन आ गया डायमीटर ऑफ एटम इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड 10 पावर 5। इसका मतलब है कि एटम का डायमीटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 की पावर 5। क्योंकि ये स्फेरिकल है इसलिए अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या निकलेगा इस फॉर्मूले से 4.3 पाई आर क्यूब, यानी जो आपका रेडियस है उसकी जगह अगर हम इसको मान लीजिए डायमीटर। ठीक है, अगर हम यहीं पे वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम का हम निकालना चाहें, जैसे वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये बताइए तो आप कैसे निकालेंगे? जो रेडियस है उसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। अब बताइए कितना आ रहा है, इनके बीच क्या रिलेशन आ रहा है अगर वॉल्यूम का निकालें तो? क्यूब करना भूल गए क्या? लगता है कि प्रोग्राम में सब यानी आपका जो है वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इनटू 10 पावर 15। ये रिलेशन आपका डेवलप हो रहा है। इससे आपको यहाँ पूछा जा सकता है 10 की पावर 5 रखते हैं 10 15 रखते हैं, इस तरह से 4 ऑप्शन बना के ये पूछा जा सकता है। डेंसिटी न्यूक्लियस की कांस्टेंट रहती है, उससे एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पॉइंट ये भी रख जाना है कि डेंसिटी उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 1.33 मल्टीप्लाइड 10 पावर -13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे को पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है मास। किसी भी एलिमेंट को दे देंगे आपसे और आपसे पूछ लेंगे कि इसके न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, तो आप यहाँ क्या पुट करेंगे मास नंबर पुट करेंगे और इसकी वैल्यू बता देंगे। डायरेक्ट छोटा सा मैसेज याद से आज उत्तर प्रिंसिपल सर ने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, क्या पढ़ाते हैं क्वालिटी, आज बहुत क्वालिटी पढ़ाते हैं। मान लो इसको अगर हम सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो कैसे करेंगे? अगर हम इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो जो हमारा सन है